A very good morning to all of you. Today we will start our next chapter, that is Pharmacy and Therapeutic Committee and Hospital Formulary System. So, hospital formulary system is a method whereby medical staff of a hospital, with the help of pharmaceutical and therapeutic committee, select and evaluates medicinal agents and their dosage form, which are considered to be most useful in the patient care. मतलब कि ये जो हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है कि जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी से की मदद से चलता है। और उसका काम क्या है उस कमेटी का, या फिर हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि इवेल्युएट्स करते हैं मेडिसिन को एग्जामाइन करते हैं जो मेडिसिनल एजेंट्स हैं उनको, और उनके डोसेज फॉर्म की, वो किस डोसेज फॉर्म में उसको दे रहे हैं। और हम इसमें ये कंसिडर करते हैं कि उसमें से सबसे मोस्ट यूज़फुल वे क्या है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें ये हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसकी मदद से चलता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की मदद से, जो कि जिसमें हम ये एग्जामाइन करते हैं कि उस जो फार्मूलरी जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को मेडिसिन देने वाले हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है। अगर हम उसको पर्टिकुलर एजेंट्स दे रहे हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो हम उस एजेंट को ना देते हुए एक ऐसा एजेंट देंगे जो उसी डिसीज़ पर काम करे लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट वो ना हो। या फिर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, अगर हम उसको ओरली दे रहे हैं तो उसकी जो हमको बायोअवेलेबिलिटी है या फिर उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमको अगर कम मिल रही है, लेकिन अगर हम उसी ड्रग को इंट्रावेनसली देते हैं तो हमको उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हम उसको फिर इंट्रावेनसली देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने का जो काम है, या फिर जो जितने भी फंक्शंस इस तरह के हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम करती है तो वो किस कमेटी की बेसिस पे करती है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। सो नाउअडेज the era of advanced medicines, when numerous drugs are available for the treatment of different diseases, the rational selection of drug for use has become very important administratively and therapeutically. मतलब की नावडेज म्हणजे आता काय झालेलं आहे की मार्केटमध्ये खूप सारी मेडिसिन अवेलेबल आहे एक पर्टिक्युलर डिसीजसाठी, तर मग त्या पर्टिक्युलर डिसीजसाठी कोणता एजंट सगळ्यात जास्त पोटेंट आहे किंवा कोणता नवीन एजंट जास्त ॲक्टिव्हिटी शो करतो आणि त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट जे आहे ते खूप कमी आहे आणि तो ॲडमिनिस्टर करताना म्हणजे जे आपण ड्रग देत आहे ते देताना पण आपल्याला इझी आहे किंवा फिजिबल आहे, तर मग अशा कोणता ड्रग आहे आणि तोच ड्रग आपल्याला तो पर्टिक्युलर ट्रीटमेंटसाठी वापरायचा आहे। मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि मतलब मार्केट में किसी भी डिसीज़ को लेकर बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल है एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। सो जो उसके रैशनल सिलेक्शन, मतलब हम अभी जैसे मतलब एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए बहुत सारे ड्रग मार्केट में अवेलेबल है, तो हम कैसे किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे कि हमको यही ड्रग देना है उस डिसीज़ के लिए, तो हम वो इस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे कि उसकी थेरेप्यूटिकली वो कितना एक्टिव है, वो कितना पोटेंट है, या फिर उसको एडमिनिस्टर करने में, जैसे मतलब अगर हमको उसको ओरली एडमिनिस्टर करने के बाद में उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग जिसको इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करना है, तो फिर हम उस ड्रग को यूज़ करेंगे। तो इस तरह का जो सिलेक्शन है, वो जो सिलेक्शन जो हॉस्पिटल में जो कमेटी करती है उसको बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी सिस्टम। फॉर दिस हॉस्पिटल मेक अ साउंड पॉलिसी फॉर इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। दिस कुड बी अचीव्ड बाय कंस्टिट्यूटिंग फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो ये जो सिस्टम है वो कौन मॉनिटर करता है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। और ये सिस्टम हॉस्पिटल में जो प्ले करती है कमेटी, एक कमेटी कंस्टिट्यूट करते हैं हम उसके लिए, जिसको हम कहेंगे फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। सो नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल एंड फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। So in that the pharmacy and therapeutic committee is composed of representative from all walks of healthcare system. It can be elaborated systematically as below। मतलब जो अपना फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है वो एक ऐसी कमेटी होती है जो कि जो हॉस्पिटल में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मतलब फिजिशियन मतलब उस हॉस्पिटल का डॉक्टर, कौन से डिपार्टमेंट का, जनरल मेडिसिन मतलब जो एमडी डॉक्टर होता है वो
जनरल सर्जन मतलब जो उस हॉस्पिटल में सर्जन है वो, और एनेस्थेटिक्स मतलब जो एनेस्थेशिया देता है ड्यूरिंग द सर्जरी। तो ये 3 लोग, तो इस 3 फिजिशियंस में ये 3 फिजिशियन, ये 3 डॉक्टर जो कि उस डिपार्टमेंट के हेड है। फिर उसके बाद में फार्मासिस्ट नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नर्स, एंड द लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जो कंपनी का जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, जो मैनेजमेंट टीम है वो। सो अ चेयरपर्सन इज़ अपॉइंटेड फ्रॉम फिजिशियन रिप्रेजेंटेटिव एंड अ फार्मासिस्ट वर्क एज अ सेक्रेटरी। सो मतलब कि जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंटेड फ्रॉम फिजिशियन रिप्रेजेंटेटिव, जो फिजिशियन रिप्रेजेंटेटिव है ये तीनों, उसमें से एक चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं, और जो फार्मेसी है वो एक वर्क एज अ सेक्रेटरी, मतलब एज अ सेक्रेटरी फार्मासिस्ट जो है वो वर्क करता है, और जो फिजिशियंस है वो उसमें से एक जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो एज अ चेयरपर्सन उस कमेटी का वर्क करता है। सो पर्पस क्या है उस कमेटी का, हम इस कमेटी को क्यों बना रहे हैं? सो द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी वर्क्स विथ 2 मेन ऑब्जेक्ट और पर्पस एज बिलो, मतलब जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है वो 2 तरह के ऑब्जेक्ट की वजह से बनाई जाती है। उसमें पहला है एजुकेशनल, दैट इज़ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी रिकमेंड्स टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और वर्कशॉप टू फर्निश द करंट डेव्हलपमेंट ऑन मॅटर्स रिगार्डिंग ड्रग अँड सेफ यूज। म्हणजे जे एज्युकेशनल सगळ्यात पहिलं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे फार्मसी अँड थेरप्युटिक कमिटीच्या, तर तो असा आहे की त्याच्या मेन जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे की ते ऑर्गनाईज करणे प्रोग्राम किंवा सेमिनार ऑर्गनाईज करणे किंवा वर्कशॉप ऑर्गनाईज करणे टू फर्निश द करंट डेव्हलपमेंट ऑफ मॅटर रिगार्डिंग ड्रग ऑफ सेफ यूज। म्हणजे जे काही ड्रग मार्केटमध्ये आलेले आहे नवीन ड्रग, तर मग त्याचं रॅशनल नवीन यूज कसं करायचं, त्यांचे ॲडमिनिस्ट्रेशन कसं करायचं, त्याच्या बाबतीत जे डिपार्टमेंट आहे हॉस्पिटल त्यांना अवेअरनेस प्रोव्हाइड करणे। मग त्याच्यासाठी त्यांना सेमिनार्स, प्रोग्राम्स किंवा वर्कशॉप घ्यावं लागेल। एखादी नवीन ड्रग आलेला आहे तर मग त्याच्या रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन थोडा वेगळा आहे, तर मग असे जे काही ड्रग आहे तर त्याच्या बाबतीत एज्युकेशनल सेमिनार्स किंवा प्रोग्राम्स किंवा वर्कशॉप अटेंड करून त्यांना एज्युकेट करणे, जेवढे पण पर्सन्स आहेत हॉस्पिटलमध्ये, जेवढे पण डिपार्टमेंट आहेत त्यांना तो गोष्टीची अवेअरनेस प्रोव्हाइड करणे। आणि जे आपण आतापर्यंत हॉस्पिटलमध्ये जे काही आपण म्हणणार त्या कन्व्हेन्शनल मेथड यूज करत होते किंवा जे काही आपण जे कन्व्हेन्शनल म्हणजे जे काही पुराणे ड्रग आपण यूज करत होते, जुने ड्रग यूज करत होते, तर मग त्याच्या नवीन व्हर्जन किंवा नवीन माहिती जे काही आलेलं असेल तर मग त्याचा यूज काय आहे, त्याला आपण का बरं यूज करावं, म्हणजे त्याचा साईड इफेक्ट आहे का, कंपॅरिझन म्हणजे जे आपण ऑलरेडी ड्रग यूज करतो आणि तोच डिसीजसाठी मार्केटमध्ये नवीन ड्रग आलेला आहे, तर मग आपण तो नवीन ड्रग का बरं यूज करावा। तर मग हे सगळं बाबतीत एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणे तो पर्टिक्युलर कमिटीला किंवा तो हॉस्पिटलला तो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे। आणि सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तो ॲडवायझरी। सो PTC emphasizes on implementation of policies laid down for selection, evaluation and rational use of drug in hospitals। मतलब की हे कमिटीचे असा पण रोल आहे की तो नवीन पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करते हॉस्पिटलमध्ये, सिलेक्शन करणे, इव्हॅल्युएशन करणे आणि रॅशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। म्हणजे जे काही नवीन ड्रग आलेला आहे त्याचं सिलेक्शन का बरं करावं, म्हणजे मार्केटमध्ये जर हे ड्रग आलेला आहे तर मग आपला तोच ड्रग का बरं घ्यायचं, तर मग त्याच्यासाठी वेगवेगळी पॉलिसी तयार करणे की हे रिझन असेल तर आपण नवीन ड्रग यूज करू, नाहीतर नाही। त्याचं इव्हॅल्युएशन करणे की म्हणजे आपण इव्हॅल्युएट कसं करणार त्या ड्रगला की तो आपला जो ऑलरेडी आपण ड्रग देत आहे किंवा ट्रीटमेंट देत आहे तर मग तो पोटेंट आहे जो आपण ऑलरेडी यूज करताय त्याच्यापेक्षा तो जास्त पोटेंट आहे किंवा त्याची ॲक्टिव्हिटी जास्त आहे आणि साईड इफेक्ट कमी आहे, तर मग त्याला इव्हॅल्युएट करणे आणि रॅशनल यूज ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल। मग त्याची तो रॅशनल यूज काय त्याच्या म्हणजे त्याची एखादी स्टेबिलिटी असेल किंवा एखादी टेम्परेचर मेंटेनन्स असेल तर मग त्याला कसा मेंटेन करावं आपण, तर मग हे सगळी जी गोष्टी आहेत त्या आपण ॲज अन ॲडवायझरी त्याचा एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह है। तर मग 2 ऑब्जेक्टिव है फिर उसके, जैसे एजुकेशनल एंड एडवाइजरी। एजुकेशनल के अंदर हम सेमिनार्स और प्रोग्राम्स अटेंड करके या फिर अपना वर्कशॉप अटेंड करके हम उनको जो हॉस्पिटल्स के जितने भी डिपार्टमेंट उनको अवेयरनेस देंगे कि हमको नया ड्रग क्यों यूज़ करना है, उनको एजुकेट करेंगे उस बारे में। और फिर एडवाइजरी मतलब हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे मतलब
हम उस ड्रग को सिलेक्ट कर सकें कि हमको यही यूज़ क्यों करना है। तो उसके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज़ है, अगर वो इस पॉलिसीज़ को पास करता है या फिर हमारी इस पॉलिसीज़ क्राइटेरिया में बैठता है तो हम उसको सिलेक्शन करेंगे। और पर्टिकुलर इवैल्यूएशन के पॉलिसीज़ की अगर ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए ड्रग की इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद में कि रैशनल यूज़ क्या है उस ड्रग का, नया यूज़ क्या है, हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे हम ये ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंट करके उस ड्रग को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एजेंडा ऑफ द कमिटी। सो here we will see the success of meeting depends upon the nature of the agenda which is made available for the members of committee before scheduling the meeting by the secretary। मतलब कि मीटिंग की जो सक्सेस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि मेंबर कितने अवेलेबल हैं वहाँ पर उस कमेटी के, और मीटिंग जो है वो शेड्यूल करने से पहले हमको एक थोड़ी सी अवेयरनेस देना उस बात बारे में कि किस चीज़ के ऊपर ये मीटिंग रखी गई है। तो अगर हम ये सब चीज़ें क्लियर है तो फिर हम कहें कि ये जो हमारी मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो सकती है। द टिपिकल एजेंडा में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो जो मीटिंग है या फिर जो एजेंडा है उसके किस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए कि जो प्रीवियस मीटिंग हमने ली थी, जब मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, मतलब जो मीटिंग के जो हमने जो लास्ट टाइम जो मीटिंग ली थी वो कितने मिनट की ली थी और हमारे उसमें कौन से पॉइंट डिस्कस हुए थे। जैसे कि रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सेक्शंस, आइदर एडिक्शन और डिलीटेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिव्यू करना कि रिव्यू मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर एक रिव्यू करना प्रीवियसली कि कौन से ड्रग जो है हमने अभी तक के सिलेक्ट किया है डिसीज़ के लिए, या फिर कौन से ड्रग हम जो अभी तक यूज़ कर रहे थे उसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया है ऐसे ड्रग, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टेड इन हॉस्पिटल सिंस द प्रीवियस मीटिंग। मतलब कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी तब से कितने एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको देखने को मिले हैं, तो उसका एक रिव्यू ले लेना पहले कि मतलब हॉस्पिटल में हमारे लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी उसके बाद में जब हमने न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट हमको कितने देखने को मिले। फिर उसके बाद ड्रग सेफ्टी इन अ हॉस्पिटल, मतलब कि ड्रग की जो वो सेफ्टी है वो है या नहीं, या फिर वो इज देयर इज साइड इफेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो हमको ये सबसे पहले एग्जामाइन करना है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। फिर ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो हमको मीटिंग में डिस्कस करना है कि हाँ हमने जैसे कि मतलब पिछली बार हमने इस ड्रग को डिलीट किया था, इसकी जगह पे हमने ये यूज़ किया तो उसकी वजह से हमको इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसको फिर इस ड्रग का यूज़ हम यहीं पे रोक देंगे। या फिर ऐसे भी पॉइंट्स आ सकते हैं कि भाई हमने जो ड्रग यूज़ किया था इसका रिजल्ट जो है वो पिछली बार के जो ड्रग हम यूज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको उस ड्रग को फर्दर उसको वापस देना है या फिर उसको डिलीट करके दूसरा ड्रग हमको उसकी जगह पे यूज़ करना चाहिए। फिर द मीटिंग ऑफ द कमेटी शुड बी एटलीस्ट 6 टाइम इन ए ईयर एंड व्हेन एवर नेसेसरी। मतलब जो मीटिंग है वो साल में कम से कम 6 बार होनी चाहिए, और जब कभी अगर नेसेसरी है, इज़ देयर एनी नेसेसरी, मतलब या फिर उसकी ज़रूरत है या फिर कोई नया ड्रग आया है मार्केट में, या फिर जैसे कि अभी कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में जैसे मतलब अभी नए ड्रग आने वाले हैं तो उसके लिए अभी मतलब फिर मीटिंग फॉर्म करना कि मतलब अभी मतलब ड्रग आने वाला है तो फिर हमको उसके लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाना चाहिए या नहीं, या फिर उसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा इफेक्टिव वे रहेगा। तो इस वे में जितने भी डिस्कशन होंगे तो वो इस मीटिंग का या फिर इस कमेटी का काम है। सो द मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर प्रिपेयर्ड बाय द सेक्रेटरी एंड ही इज़ सपोज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स परमानेंटली। जो मतलब सेक्रेटरी जो मीटिंग का जो सेक्रेटरी है, जो कमेटी का सेक्रेटरी है, उसका ये काम है, उसका ये रोल है कि वो कितने मिनट्स मीटिंग के चलने चाहिए और उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सब मेंटेन करके रखे परमानेंटली हमेशा के लिए। तो सेक्रेटरी कौन है? फार्मासिस्ट। मतलब फार्मासिस्ट का ये रोल है कि वो जो मीटिंग होने वाली है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे कि जो भी मीटिंग में अभी तक डिस्कस हुआ है, और या फिर उसके जो हमको मीटिंग में कितने टाइम हमको उस मीटिंग, कितने मिनट हमको उस मीटिंग को चलाना है, तो ये सब रिकॉर्ड जो है वो फार्मासिस्ट मेंटेन करके रखेगा। द रिकमेंडेशन विल बी प्रेजेंट टू द मेडिकल स्टाफ फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। फिर आखिर में क्या होगा कि जो भी रिकमेंडेशन रहेगा लास्ट में, जितने भी मतलब डिस्कशन के बाद जैसे कि फॉलोइंग पॉइंट्स है हमारे कि भाई हॉस्पिटल में किस तरह का ड्रग यूज़ होना चाहिए, या फिर हम किस तरह का ड्रग यूज़ कर रहे थे तो उसके साइड इफेक्ट देखने के बाद में हमको उस ड्रग को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उस बेसिस पे हम रिकमेंड करेंगे मेडिकल स्टाफ को कि हमको आगे इस ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो इस तरह के जो रिकमेंडेशन है फिर वो हमको देने हैं।
फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखने वाले हैं कि फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। सो द पहला फंक्शन क्या है उसका, टू गाइड द मेडिकल स्टाफ एंड द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द ड्रग यूज़। मतलब इस कमेटी का सबसे मेन रोल ये है कि जो मेडिकल स्टाफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का, उसको इस बारे में गाइड करना है कि हमको कौन सा ड्रग यूज़ करना है, कौन सा ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा यूज़ करने के लिए, और उसका सेफ़ यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। फिर लेट डाउन रिटर्न पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर फॉर द हॉस्पिटल सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मतलब एक ऐसा रिटर्न पॉलिसी मेंटेन करके रखना रिकॉर्ड, या ऐसा पॉलिसी मेंटेन करके रखना जिसमें हम ड्रग का प्रोसीजर, जो ड्रग हम नया यूज़ करने वाले हैं उसको पर्टिकुलर एक सिलेक्शन हम कैसे करने वाले हैं, उसको प्रोक्यूरमेंट मतलब कैसे उसको देने वाले हैं, या फिर उसका स्टोरेज कैसे करने वाले हैं, फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं, उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने का इन रिटर्न फॉर्म। सो इस तरह का रिकॉर्ड कीपिंग हमको ये एक पॉलिसीज़ बतानी है कि हमको इसके लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर बनाना पड़ेगा, या फिर हमको उसको एक लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमको सारा के सारा ये सब चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉलिसीज़ को बनाना ये इस कमेटी का फंक्शन है एक। फिर नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, टू फॉर्म द हॉस्पिटल ओन फॉर्मुलरी एंड पीरियडिकली अपडेट इट। मतलब कि जो फॉर्मुलरी है हॉस्पिटल की, मतलब जो फॉर्मुलरी मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हमने सब जितने भी अभी तक मार्केट में ब्रांडेड ड्रग अवेलेबल है या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उसकी बेसिस पे हम कौन सा ड्रग देने वाले हैं, तो एक उसका एक अप टू डेट, मतलब अभी तक मार्केट में नया ड्रग कौन सा आ रहा है तो उसको अपडेट करते रहने का। जैसे कि मतलब अब हमने अगर 2 साल पहले एक फॉर्मुलरी बनाई थी जिसमें हमने एक पर्टिकुलर ड्रग की लिस्ट निकाली थी जो अभी तक के मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन 2 साल बाद में वो जो लिस्ट है वो उसमें और मार्केट में नए नए ड्रग आते जाते हैं, तो हमको उसको अपडेट करते रहना है कि मतलब ये ड्रग मार्केट में आया है तो उसकी एंट्री, फिर उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो किस डिसीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, उसका फार्मूला क्या है, उसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं तो इस तरह का उसको जो फार्मूला सिस्टम है हॉस्पिटल का उसको मेनटेन करके रखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ड्रग फॉर इमरजेंसी किट एंड फर्स्ट एड किट्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा ड्रग है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज़ होता है, तो ऐसे ड्रग को एक लिस्ट बनाने की कि कौन कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इमरजेंसी। सो जैसे कि मतलब अभी अगर कोई इमरजेंसी ड्रग, जैसे कि मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक का अगर कोई पेशेंट है तो हम कौन सा ड्रग दे सकते हैं उसको, तो नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। अगर कोई स्नेक बाइट का पेशेंट है तो ऐसे टाइम पे हमको जो इमरजेंसी ड्रग रहेगा वो हमको जैसे कि मतलब जो भी उसका एंटीडोट है तो वो हमको उसके लिए रेडी ऑलरेडी रखना है पहले के पहले। तो इस तरह की जितनी भी इमरजेंसी किट है वो हमको ऑलरेडी मेंटेन करके रखना है। या फिर अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है मार्केट अपना हॉस्पिटल में, तो एक्सीडेंट होने के बाद में अगर उसका ब्लड ज़्यादा बह रहा है तो फिर उसके लिए जो भी इमरजेंसी हमको ट्रीटमेंट है, जो भी हमको इमरजेंसी उसको, या फिर जैसे कि उसको ब्लड लगने वाला है तो हमको उसका स्टोर ऑलरेडी हॉस्पिटल में करके रखना है। या फिर फर्स्ट एड किट, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट एड किट ऐसी किट जिसमें अगर किसी तरह की चोट लगती है ड्यूरिंग और परफॉर्मिंग पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इन हॉस्पिटल फार्मेसी, सो हमको एक फर्स्ट एड किट मेंटेन करके रखनी है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम इस तरह की मतलब फर्स्ट एड किट से उसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। फिर नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ड्रग टू केप्ट इन वार्ड फार्मेसी फ्लो स्टॉक ड्रग सिस्टम। मतलब एक ऐसी ड्रग की लिस्ट बनाना जो कि एक लिस्ट मेंटेन करके रखना वार्ड फार्मेसी के अंदर, जो फार्मेसी वार्ड है, जैसे कि मतलब अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जो वार्ड है फार्मेसी का, वहाँ पर एक लिस्ट बना के रखना ड्रग की जो भी ड्रग अवेलेबल है। फिर जो फ्लोर्स ऑफ फार्मेसी है, अगर जैसे मतलब पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर पर्टिकुलर फार्मेसी का सिस्टम है तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर मेडिसिन को या फिर ड्रग को उसकी लिस्ट को मेंटेन करके रखना। फिर कंडक्टिंग क्वालिटी ऑडिट एंड चेक GMP प्रैक्टिसाइज एट ओन एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। मतलब कि जो कंडक्ट, मतलब जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, अगर उस हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब वहाँ पर किसी तरह की पैरेंटल्स प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो GMP प्रोसीजर है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, उसके क्वालिटी कंट्रोल की ऑडिट देना कि भाई मतलब यहाँ पे जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बराबर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको ऑडिट देने का, वहाँ पे उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करते रहने का। फिर उसके बाद में टू रिव्यू एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द ड्रग। मतलब उस जो भी हम हॉस्पिटल में ड्रग दे रहे हैं उसमें किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, या फिर उसको देने के बाद में किसी पेशेंट में किसी तरह के एलर्जिक सिम्टम्स तो देखने तो नहीं मिल रहे, या फिर किसी तरह का और एडवर्स, जैसे कि अगर प्रेग्नेंट वूमेन है तो अगर उसमें कोई
टेराटोजेनिसिटी तो नहीं फॉर्म हो रही है। तो इस तरह के इफेक्ट देखने को रिव्यू करते रहना कि मतलब ट्रीटमेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देने के बाद में किसी तरह का पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। या फिर टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट स्टेबल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन द सेफ यूज़ ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल फॉर ऑल प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर्स। मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसे प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम को कंडक्ट करना कि जिसमें हम ड्रग को सेफ यूज़ हम उसको कैसे दे सकें, उसका लेस साइड इफ़ेक्ट ड्रग अगर है कोई नया मार्केट में अवेलेबल तो उसके बारे में जो प्रोफेशनल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनको कैसे गाइड करें कि भाई पर्टिकुलर ड्रग ये अभी मार्केट में नया आया है तो हम उसके बारे में आपको ये उनको एजुकेट करना है कि हमको अब इस तरह की ट्रीटमेंट हमको देनी है। या इस जैसे कि मतलब अगर जैसे भी कोरोना की ट्रीटमेंट चल रही है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है। तो उसके बारे में मीटिंग बना के पहले उसकी जानकारी प्रोवाइड करना कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन देना उनको कि भाई देखो आपको सबसे पहले PPE किट पहनना ज़रूरी है। ये जो वायरस है ये जो है वो एयरबॉर्न के थ्रू फैल रहा है। या फिर उसका जो भी हमारा पेशेंट है सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करो, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम है या फिर बिलो 90 है तो उसको एडमिट करो, अगर अबव 90 है तो उसको किसी तरह का ट्रीटमेंट हो। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम या कमेटी को जिस तरह से भी आपको गाइड करना है तो यहाँ पे उसको ये एक रोल है इस कमेटी का। फिर उसके बाद टू एडवाइस फार्मेसी स्टाफ टू रेंडर बेटर सर्विसेज टू द आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। मतलब जो आउट पेशेंट है, जो मतलब जिनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन और जो ऐसे पेशेंट जो इन पेशेंट है तो उनको एक एडवाइस देना कि ताकि हम उस सर्विस को बेहतर तरीके से कर सकें। अगर वो इन पेशेंट है तो अगर हम तो वो किस तरह से हम उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर वो अगर आउट पेशेंट है तो हम उसको किस तरह से अच्छी सर्विस और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की एडवाइस देते रहना उनको। फिर अरेंज पीरियडिकल वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग इंक्लूडिंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है तो उनको किसी गेस्ट को बुलाकर किसी जैसे मतलब कोई इंडस्ट्री का कोई मैनेजर है या फिर कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि उसको किसी बारे में अच्छा नॉलेज है, उस चीज़ को साउंड नॉलेज है उसको किसी चीज़ का, तो उसके बाद उसको बुलाकर सबको उसको एजुकेट करना, एक वर्कशॉप अटेंड करना या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना। जैसे कि अभी कोरोना के ऊपर ट्रीटमेंट किसी को पता नहीं है कि उसको पेशेंट को कैसे ट्रीट करें, क्या करें, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए अटेंड करना है कि भाई हम कैसे इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, हमारी सेफ्टी कैसे रखना है हमको, या फिर पेशेंट की सेफ्टी हमको कैसे रखना है। तो इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करना। टू फॉर्म सब कमेटी इफ नीडेड टू डिज़ाइन पॉलिसीज रिगार्डिंग रैशनल थेरेपी फॉर स्पेशल ग्रुप बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब कि ऐसी जैसे कि फार्मेसी की जो कमेटी है वो तो बन गई है अभी, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, लेकिन अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर और सब कमेटी फॉर्म करना कि जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मॉनिटर कर सके। जैसे कि मतलब अगर वहाँ पर एक ऐसी मतलब वहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए जितनी भी डिसीजेज है तो उस रिलेटेड अगर एक डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर एक कमेटी फॉर्म करना जो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेगी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ है वो मार्केट में कितने उसके ऊपर ड्रग अवेलेबल है, उसका रैशनल यूज़ अभी क्या चल रहा है, उसके ऊपर हम और रैशनल क्या यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल, हम कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके बाद में अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है तो हम उसमें नई ट्रीटमेंट पेशेंट को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जो नया हम किस तरीके से जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन है उस पर्टिकुलर डिसीज़ को लेकर, तो वो कैसे हम उसके अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं। तो ये कमेटी फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी क्या करेंगी, मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी स्टाफ से मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाएंगी जो पर्टिकुलरली एक सिस्टम के ऊपर फोकस करेगी। जैसे कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक वाली जो कमेटी है वो सिर्फ GI रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ है उसके ऊपर फोकस करेंगी। जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स डिसऑर्डर्स वाली कमेटी है वो सिर्फ डिसऑर्डर वाली सेक्शन पे जो कार्डियो की जितनी भी रिलेटेड डिसीज़ है उसके ऊपर फोकस करेंगी। फिर इंडोक्राइनोलॉजी वाली मतलब जो सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर या फिर थायराइड फंक्शनिंग के ऊपर, इंडोक्राइन मतलब जितनी भी इंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगी। फिर उसके बाद में सब कमेटी फॉर एंटीबायोटिक एंड केमोथेरेप्यूटिक एजेंट, मतलब एक ऐसी कमेटी जो कि मतलब जो कैंसर की केमोथेरेपी में या फिर जो एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट है उसमें यूज़ होते हैं, तो उसकी कमेटी की भाई पर्टिकुलर एजेंट लेने से किस तरह का रेजिस्टेंट फॉर्म हो सकता है, तो हमको उस तरह का एजेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उस तरह की एक पर्टिकुलर अलग कमेटी फॉर्म करना। फिर उसके बाद में कमेटीज़ फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो ब्रेन रिलेटेड डिसीज़ है उसकी एक कमेटी। फिर उसके बाद में जो मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक मतलब कि ऐसी कमेटी जो सिर्फ बच्चों की जो डिसीज़ है या उनकी हेल्थ उसके बारे में एक कमेटी। फिर उसके बाद सब कमेटी ऑफ चेस्ट डिसीज़ मतलब एक ऐसी कमेटी जो सिर्फ चेस्ट डिसीज़ या फिर लंग डिसीज़ के
ऊपर ही वर्क करेगी। तो इस तरह की अलग अलग कमेटी फॉर्म करके जो उसी पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी ड्रग अवेलेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करे, या उसके बारे में नई ट्रीटमेंट और रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन करे। तो इस तरह की कमेटी फॉर्म करके हमको उस तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर। सो पीटीसी एंड नेक्स्ट दैट इज पीटीसी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करेगी? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि समटाइम्स द ड्रग में प्रोड्यूस अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवरडोसेज, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी कंडीशन। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हमको ड्रग का देखने को मिले ट्रीटमेंट देने के बाद में, इट इज़ कॉल्ड एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब जैसे कि अगर हमने एक पर्टिकुलर ड्रग लिया, उसके बाद में हमको पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग देखने को मिल रहा है, या फिर हमको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो किस वजह से हो सकता है? एक तो अगर वो ड्रग का ओवरडोज है उसकी वजह से, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, या अगर उस पर्टिकुलर ड्रग से उस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है। तो अगर उस तरह की अगर कोई कंडीशन है तो इसकी वजह से हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर अगर हमको इस तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो द कमेटी एक्ट एज टू वेज, दैट इज़ टू ट्रीट सच पेशेंट एंड टू प्रिवेंट सच हैपनिंग इन द फ्यूचर। मतलब जो कंपनी का जो मेन रोल क्या है कि अगर हमको ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो एक तो वो जो एडवर्स इफेक्ट है उसको प्रिवेंट कैसे करें, उसको कम कैसे करें, और ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमको तो वो उसका पहला रोल है कमेटी का। एंड द फिजिशियंस कंसर्न विल सबमिट अ रिपोर्ट फॉर दिस। अ टिपिकल फॉर्मेट फॉर एडीआर इज एज फॉलोज। मतलब फिर जो फिजिशियन है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर एडवर्स इफेक्ट देखने के बाद में उसको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा एडीआर के फॉर्मेट में, जो कि ये जो एडीआर रिपोर्ट है ये कहाँ पर, ये जो सिस्टम है पूरा वो कौन देखती है? फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पर्टिकुलर ड्रग जो हम मार्केट में अभी जितने भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है तो उनके ऊपर वो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं कि उस पर्टिकुलर ड्रग का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है मार्केट में। तो इसलिए अगर फिजिशियन को किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो इस तरह का फॉर्म फिल करके उस कमेटी को फॉरवर्ड करेगा। जैसे कि मतलब रिपोर्ट नंबर, जैसे उसके जो रिकॉर्ड है उसकी बेसिस में उसके पास कितनी भी रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट नंबर यहाँ पे, फिर नेम ऑफ पेशेंट, उसका नाम क्या है, उसकी एज कितना है, ईयर कौन सी है, जेंडर कौन सा है, बॉडी वेट कितना है केजी के अंदर, डेट कब है, फिर थेरेपी फॉलोड, कौन कौन सी थेरेपी यूज विद रिपोर्टेड डिसीज इंडिकेशन, मतलब किस डिसीज़ के लिए ड्रग दिया था, फिर ये ड्रग दैट प्रोड्यूस एडीआरस, ऐसा वो कौन सा ड्रग है जिसने एडवर्स ड्रग रिएक्शन बताई है, और रिएक्शन डिटेल्स, मतलब अगर एडीआर हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है तो उसमें ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। फिर सोर्स ऑफ ड्रग, वो ड्रग कहाँ से लिया था तुमने, उसके लिए उसकी पूरी डिटेल, फिर वो बैच नंबर क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी डेट क्या है, और मैन्युफैक्चरर कौन है, मतलब कंपनी क्या है उस ड्रग की, स्टेप टेकन टू ट्रीट एडीआर, मतलब कि उस पर्टिकुलर एडीआर के लिए फिर फिजिशियंस ने कौन सा स्टेप लिया जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडीआर को। नेम ऑफ अटेंडिंग फिजिशियंस, मतलब वो फिजिशियंस का नाम क्या है जिसने वो पर्टिकुलर एडीआर को डिटेक्ट किया है, और फिर सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियंस, और उस फिजिशियन की सिग्नेचर की उसने इस तरह का एडवर्स इफेक्ट देखा है। और ड्रग सेफ्टी एंड रोल ऑफ कमेटी। So drug safety is one of the prime responsibilities of the hospital pharmacies. There is a vast advancement of new categories of therapeutic drugs. So the drug safety aspect being taken for granted by hospital professional in our nation. Pharmacy medication errors or accidents result in serious condition or lead to the death of the patient. मतलब कि ड्रग ये जो कमेटी है इसका एक ये रोल है कि जो भी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उसको पर्टिकुलर मॉनिटरिंग करना, ड्रग की अगर किसी तरह का सीरियस इफेक्ट है ड्रग का तो ये हमारे हॉस्पिटल प्रोफेशनल का एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पेशेंट्स को या फिर उस एरर को ओवरकम करे, उसको कम करें, और पेशेंट की डेथ होने से या फिर उसको किसी तरह का मेजर साइड इफ़ेक्ट होने से उसको रोके या फिर उसको प्रिवेंट करे। तो रोल क्या है यहाँ पे फिर उसके, देयरफॉर पीटीसी प्लेज अ वाइटल रोल फॉर ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल। मतलब कि ड्रग जो है उसका सेफ यूज़ हो हॉस्पिटल के अंदर, तो इसका सेफ यूज़ होने की वजह से जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो उसके लिए गाइडलाइंस है कि जो हमको स्ट्रिक्टली हॉस्पिटल में फॉलो करनी है ताकि इस तरह का जो
जैसे कि मतलब पेशेंट की जो डेथ होने के चांसेस है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज़ ड्रग को लेकर या फिर उस एडवर्स इफेक्ट को लेकर, तो वो कम से कम हो। तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या है कि द चीफ फार्मासिस्ट शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद मिनिमम एंड बी फार्म क्वालिफिकेशन एंड अदर शुड बी डिप्लोमा होल्डर्स। मतलब कि उसके लिए गाइडलाइंस क्या है कि अगर एक हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, तो उसमें जो फार्मासिस्ट है वो कम से कम उसका बी फार्म का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उसके जो सब फार्मासिस्ट है या फिर जो उसके जो उसके जो होल्डर्स है जो मतलब उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो जो पर्सनस है वो कम से कम डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए। फिर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन शैल बी डन ओनली बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब जो डिस्पेंसिंग है मेडिसिन की वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के थ्रू ही होंगी, और दूसरा कोई भी ड्रग को डिस्पेंस नहीं कर सकता। एडुकेट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट मस्ट बी अपॉइंटेड टू फुलफिल द 24 आवर वर्किंग रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट शिफ्ट्स। मतलब कि अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर हमको 24 घंटे मेडिकल को ऑन रखना है, 24 घंटे हमको ड्रग को डिस्पेंस करना है या फिर ड्रग को हमको देना है, तो हमको जो नंबर है, जैसे कि मतलब अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है और फार्मासिस्ट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वहाँ पर कम है, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ पर हमको जो है वो नंबर एकदम सफिशिएंट चाहिए कि भाई ये एफिशिएंटली वर्क कर सके, ज़्यादा लोड ना आए फार्मेसी डिपार्टमेंट के ऊपर, और रोटेशनल शिफ्ट होनी चाहिए उनकी। दिन में ड्यूटी इतने फार्मासिस्ट की रहेगी, रात को ड्यूटी इतने फार्मासिस्ट की रहेंगी, तो शिफ्ट के अंदर वो पर्टिकुलरली काम करें ताकि उनके ऊपर ज़्यादा लोड आकर वो किसी तरह की गलती ना करें। और गलती करने की अगर उन्होंने गलती की तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या होगा कि जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो गलत तरीके से डिस्पेंस होंगे, और वो गलत तरीके से डिस्पेंस होने की वजह से वहाँ पर एडवर्स इफेक्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो फार्मासिस्ट है वो उनकी जो नंबर है वो इफ़िशिएंट होने चाहिए, वो उनकी रोटेशनल शिफ्ट होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन ना पड़े। सो नेक्स्ट दैट इज एडिक्वेट फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ मेडिसिन इन द फार्मेसी। मतलब हमको पर्टिकुलर एडिक्वेट मतलब एक ठीक तरह की फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करनी है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है फार्मेसी डिपार्टमेंट, वहाँ पर हमको ड्रग को अच्छी तरीके से स्टोर कर सके। हमको वहाँ पे जो हैंडलिंग है उस ड्रग की तो वो इजी वे में हो सके। जैसे कि मतलब अगर पर्टिकुलर ड्रग है जिसको हमको टेम्परेचर कूल एरिया में रखना है, उसको हम उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, तो ऐसे ड्रग के लिए वहाँ पर रेफ्रिजरेटर होना ज़रूरी है, या फिर फ्रीज होना ज़रूरी है, या फिर जो ऐसा सेक्शन है कोई, जैसे कि ऐसे ड्रग्स हैं जिनको जैसे कि कोई प्रिपरेशन है, या फिर कोई जो पेशेंट जो फार्मेसी है जो फार्मासिस्ट है वो इफ़िशिएंटली उसका जो मेडिसिन डिस्पेंस करने का जो फ़्लो है उसमें किसी तरह का रुकावट ना आए, तो इसलिए उसका जो फ़्लो है वो बेटर तरीके से अच्छी तरीके से हो सके। तो इसलिए जो हमको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि उसको किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए मेडिसिन को डिस्पेंस करने के अंदर। एंड ग्लास इन्फ्यूजन बॉटल्स कंटेनर शेल नॉट बी परमिटेड फॉर अदर यूजेस लाइक टू स्टोर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और कलेक्ट यूरिन एक्सेट्रा। मतलब कि जो इन्फ्यूजन बॉटल्स है या फिर कंटेनर्स है वो डबल यूज़ नहीं कर सकते हम। जैसे कि एक कंटेनर अगर हमने किसी यूरिनरी सैंपल कलेक्ट करने के लिए या फिर कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के लिए हमने अगर यूज़ किया, तो हम दोबारा उसी सैंपल को यूरिन कलेक्ट करने के लिए नहीं भेजेंगे, या फिर उसी बॉटल को हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वापस फिल करने के लिए हम उसको फिर से यूज़ नहीं करेंगे। फिर नारकोटिक्स साइकेट्रिक्स एंड पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी स्टोर्ड इन सेपरेट कपबोर्ड्स अंडर लॉक एंड की एंड शेल फॉर्म लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो ऐसे ड्रग्स जो नारकोटिक्स है, जो साइकेट्रिक्स ड्रग है, जो पॉइजनस ड्रग्स है, उनको पर्टिकुलर अलग कपबोर्ड के अंदर उनको स्टोर करके रखना, और उनके लिए की एक उनको मतलब हर कोई उसको हाथ ना लगा सके, उसको सिर्फ फार्मासिस्ट ही एक पर्टिकुलर लीगल रिक्वायरमेंट कन्फर्म एक लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू, जैसे कि मतलब अगर एक फार्मासिस्ट का एक फिजिशियन ने अगर रिटर्न ऑर्डर दिया है कि प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर इस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, तो उसका बैच नंबर, वो मेडिसिन की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, उस तरह के रिकॉर्ड सारे मेंटेन करके रखना, ये एक रोल है ताकि उसका मिसयूज़ ना हो उस ड्रग का, जो भी अपना पॉइजनस सब्सटेंस है या नार्कोटिक सब्सटेंस है या साइकोट्रिक सब्सटेंस है, तो उनका किसी तरह का मिसयूज़ ना हो। तो उसके बाद में क्वालिटी ऑडिट शुड बी कैरिड आउट एट रेगुलर फ्रिक्वेंसीज टू चेक वेदर द गाइडलाइंस ऑफ GMPR फॉलोड। फिर हमका एक उस गाइडलाइन का जो एक रोल है कि वहाँ पर वो रेगुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर वहाँ पर ऑडिट्स देते रहे, वहाँ पर विजिट्स देते रहे, ताकि जो फ्लो है
या फिर देखने के लिए कि जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है जीएमपी ने, तो वो अच्छी उसी वे में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर वहाँ पर किसी तरह का मिसयूज़ है, या फिर ऐसा काम जो इम्प्रॉपर वे में चल रहा है तो उसको ओवरकम करना। फिर उसके बाद में लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि उस हॉस्पिटल में लाइब्रेरी और एक डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पर मतलब वो हम हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। और लाइब्रेरी अगर हमको वहाँ पर किसी तरह की चीज़ को किसी तरह के पेशेंट को एजुकेट करना है, या किसी तरह की एजुकेशनल रिलेटेड प्रोफेशनल या मेडिकल प्रोफेशनल को अगर हमको एजुकेट करना है तो वहाँ पर लाइब्रेरी हो, ताकि हम उसको एजुकेट कर सकें। फिर उसके बाद में नो वन शेल बी अलाउड टू एंटर द फार्मेसी आफ्टर क्लोजिंग द हाउस ऑफ द फार्मेसी एक्सेप्ट द फार्मासिस्ट, मतलब कि फार्मेसी जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको बंद होने के बाद में किसी भी पर्सनल को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी सिवाय फार्मासिस्ट के, ताकि वहाँ पर जो ड्रग है उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके, वहाँ से कोई किसी तरह का ड्रग लेके जा नहीं सके। इसलिए वहाँ पर एंट्री जो है वो सिर्फ फार्मासिस्ट की ही रहेगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। सो द नेक्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। सो ये जितनी भी प्रोसीजर है वो हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे हॉस्पिटल के अंदर। सो हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर्मुलरी कैन बी डिफाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द हॉस्पिटल कंटेनिंग अ कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, मतलब कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल का, जिसमें जो एक लिस्ट रहेंगी ड्रग के अंदर, जिसमें हर तरह की ड्रग अवेलेबल रहेंगे जो भी अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। द बुक इज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द इंटर्न एंड फेलो डॉक्टर्स, मतलब कि जो डॉक्टर्स है जिनकी अभी इंटर्नशिप शुरू है, या फिर वो डॉक्टर अभी मतलब वो जो भी उनकी पढ़ाई शुरू है, तो ऐसे डॉक्टर्स को पर्टिकुलरली उसको मॉनिटर करते रहे कि मतलब उसको देखते रहे कि कौन से ड्रग अभी मार्केट में चल रहा है, कौन से ड्रग की ट्रीटमेंट आ रही है अभी। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज़ टू बी रिवाइज पीरियडिकली एंड शुड बी रिफ्लेक्ट द करंट एक्सपेक्ट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ, मतलब कि जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है वो जो ड्रग की जो लिस्ट है वो पीरियडिकली है, उसको अपडेट रहनी चाहिए। और वो जो क्लिनिकल जजमेंट हमको वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोवाइड करना है कि अगर हमको किसी तरह का ड्रग देना है या किसी तरह का ड्रग को एलिमिनेट करना है हमको, तो वहाँ पर क्लिनिकल जजमेंट उसके होने चाहिए कि हमने इस बेसिस पे उस ड्रग को यूज़ किया, या फिर इस बेसिस पे हमने उस ड्रग को यूज़ करना बंद कर दिया। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इज़ पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी। और यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर ड्रग की क्वालिटी और उसका जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग है तो उसकी कॉस्ट अगर मार्केट में ज़्यादा है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो उसका यहाँ पर एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बेसिस पे हम यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी ऑफ इंडिया हॉस्पिटल इज़ इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल प्रिपरेशन एंड इट्स रिवीजन, मतलब जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है इंडिया हॉस्पिटल की जो है वो इंचार्ज है ये सब प्रिपेयर और इसके रिवीजन के लिए। जो भी ड्रग आ रहा है या फिर जो भी ड्रग को लेना है या फिर उसका रिवीजन करना है उसके लिए फिजिशियंस ओन फार्मूला फाउंड टू बी यूजफुल इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब ऐसा फार्मूला ड्रग का जो फिजिशियन ने खुद उसकी प्रैक्टिस के टाइम में बनाया है, जो कि यूज़फुल है, जो कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मूली के अंदर। सो ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन विच ड्रग प्रोडक्ट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द यूज बाय पीटीसी, मतलब फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी ने जो ड्रग अपना प्रोवाइड किया है या फिर अप्रूव्ड किया है यूज़ करने के लिए, तो वो किस बेसिस पे यूज़ किया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए उस रजिस्टर के अंदर। टू फर्निश द स्टाफ एंड बेसिक थेरेप्यूटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट, जो हमारा स्टाफ है उसको उसकी पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हर एक स्टाफ को जो भी इस कंपनी जो भी उस कमेटी के अंदर है, तो उसके जितने भी अप्रूव्ड यूज़ हुए अभी तक के, तो उसको अवेयर करना उस पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर को। फिर नेक्स्ट, टू फर्निश द स्टाफ द बेसिक थेरेप्यूटिक इन्फॉर्मेशन इन ईच अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर पार्टनी टू द यूज़ ऑफ ड्रग, मतलब जो पॉलिसीज़ है जो हमने बनाई है किसी ड्रग को यूज़ करने के लिए या फिर किसी ड्रग को डिलीशन करने के लिए या फिर उसको
जो ड्रग को यूज़ कैसे करना है तो उसके बारे में जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, तो उसकी वो पॉलिसीज़ को हर एक मेडिकल प्रोफेशनल को या फिर हॉस्पिटल के हर एक मेडिकल प्रोफेशनल को उस बारे में अवेयर करना कि हमने हॉस्पिटल में अब से हम ये ड्रग देने वाले हैं, इस ड्रग को नहीं देने वाले। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को जो है वो अवेयर करना जितने भी हॉस्पिटल की कमेटी के लोग हैं उनको, टू एलिसिट स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग अबाउट डोजिंग रूल्स एंड एब्रीवेशन यूज इन द हॉस्पिटल। मतलब अगर उस ड्रग को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कि उसकी डोजिंग कैसे करनी है, किस टाइम पे करनी है, खाने से पहले करनी है, खाने के बाद करनी है, या फिर कितना उसका डोज, कितनी उसकी क्वांटिटी लेनी है, या फिर उसका जो ड्रग का नाम है, अगर हम उसको किसी और नाम से उसको ड्रग को हॉस्पिटल में अगर बुलाना है, जैसे कि अगर कोई हमको उस ड्रग को डायरेक्टली उस ड्रग का नाम नहीं लेना है, कुछ और नाम यूज़ करना है उस ड्रग का, तो इस तरह के जो कोडवर्ड है तो उस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद में लिमिटेशन क्या क्या है अगर हमने इस कमेटी के या फिर फॉर्मुलरी सिस्टम के, वो यहाँ पर हम देखेंगे। सो द सिस्टम में प्रिवेंट द फिजिशियंस राइट टू प्रिस्क्राइब एंड ऑब्टेन द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। मतलब कि ये एक लिमिटेशन है कि जो फिजिशियन है ये उसका राइट नहीं रहता कि मतलब वो उसकी चॉइस का ब्रांडेड ड्रग उसको पेशेंट को दे सके, उसको वही ड्रग देना पड़ेगा जो कि उस फॉर्मुलरी डिपार्टमेंट में मेंशन किया हुआ है। द सिस्टम इज मेनी इंस्टेंस परमिट्स एंड द फार्मासिस्ट टू एक्ट एज अ सोल जज ऑफ विच ब्रांड ऑफ मेडिसिन इज टू बी परचेज एंड डिस्पेंस। मतलब कि ये जो फार्मासिस्ट है ये उसका मेन रोल है, वो एज अ सोल यूज़ होता है फिर हॉस्पिटल में कि वो कौन सा ड्रग परचेस करना है या कौन सा ड्रग डिस्पेंस करना है। तो ये जो रोल है ये फार्मासिस्ट का है, ना कि फिजिशियंस का, कि वो कौन सा ड्रग यूज़ करेगा। ये उसका एक लिमिटेशन है। द सिस्टम डू नॉट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट्स बाय पासिंग डिस्काउंट और एनी स्कीम रिवाइज एट द सेम टाइम ऑफ द परचेस इन बल्क क्वान्टिटी बाय द हॉस्पिटल। मतलब कि अगर किसी पेशेंट्स ने उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग को बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस किया, तो ये मतलब हम कॉस्ट को जो उसके जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये एक उसका लिमिटेशन है। द सिस्टम में अलाउ परचेस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन वेयर देयर इज़ नो स्टाफ ऑफ फार्मासिस्ट। अगर फार्मासिस्ट का स्टाफ नहीं है तो वो ये जो सिस्टम है ये अलाउ करती है कि हम उस तरह के ड्रग को ले सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी जो सेफ्टी के जो प्रोस्पेक्टिव्स है वो हमने पहले ही मेंशन कर दिए उस पर्टिकुलर फॉर्मूलरी के डॉक्यूमेंट में। तो हमको फार्मासिस्ट की ज़रूरत नहीं है। फार्मासिस्ट की ज़रूरत कब लगेगी हमको कि तब अगर हम किसी नए ड्रग को परचेस कर रहे हैं तब हम फार्मासिस्ट को ही कंसल्ट करके उस ड्रग को मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर हम उस ड्रग को ऑलरेडी मंगवा के यूज़ कर चुके हैं तो हम उसको डायरेक्टली, अगर फार्मेसी का स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो हम वापस को बिना उसके डायरेक्टली हम उसको परचेस कर सकते हैं। और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, जो भी पर्सनल है या फिर जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए। द नेचर एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मूलरी में इन्फ्लुएंस इट्स यूज़। मतलब उसका जो नेचर है और उसका जो अपीयरेंस है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हम उस फॉर्मूलरी को कैसे यूज़ करने वाले हैं। द फॉर्मूलरी शुड बी प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। इट शुड बी यूजुअली प्लेजेंट। मतलब जो उसका लुक है वो एकदम प्लेजेंट होना चाहिए। बुक हो या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो पर्सनल है वो मतलब जैसे मतलब गुड, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए अगर आइदर इट्स अ डॉक्यूमेंट और इट्स अ पर्सन। सो द लैंग्वेज शुड बी ईजिली अंडरस्टूड। मतलब जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो इजीली अंडरस्टूड या इजीली समझ सके, या फिर जो लैंग्वेज फॉर्मूलरी रजिस्टर में जो लिखी गई है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इजीली अंडरस्टूड हो हर किसी को। नीटनेस इज़ अ मस्ट। मतलब उसमें किसी तरह का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर वो मतलब अच्छी तरीके से वहाँ पर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ, समझाया हुआ, सुलझी हुई तरीके से कोई भी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। देयर इज़ नो यूनिक फॉर्मेट विच विल फॉर्मूलरीज मस्ट फॉलो। अ टिपिकल फॉर्मूलरी में हैव फॉलोइंग सेक्शंस। मतलब फॉर्मूलरी के लिए एक पर्टिकुलर किसी तरह का फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फॉलोइंग आर द sections which is mandatory in the formulary system. So the first one is title page. हमको वहाँ पे टाइटल देना है, फिर नेम एंड टाइटल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। फिर उसके बाद में हमको जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी की जो मेंबर्स है उनके और उनके टाइटल्स देने हैं। फिर उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट्स की हमको ने यहाँ पे किस चीज़ की चीज़ें
हम इसमें यहाँ पे बताने वाले हैं वो डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग, मतलब कि जितने भी पॉलिसीज़ है हॉस्पिटल की, जितनी भी हमने बनाई है उस ड्रग को सिलेक्शन करने के लिए, या फिर उसको ड्रग को डोसिंग करने के लिए, या फिर उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड प्रोसीजर्स प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल, मतलब ऐसी लिस्ट हॉस्पिटल्स के ड्रग की जो हमने अप्रूव की है हॉस्पिटल में यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद में कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांडेड एंड जेनरिक ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट, एक कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए ड्रग की जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आइदर इट्स अ जेनरिक प्रोडक्ट और इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। सो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर फेलो फिजिशियंस, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है, जो फेलो फिजिशियंस है, मतलब जो अभी स्टडी कर रहे हैं फिजिशियंस की या फिर डॉक्टरी की, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होता है कि वो फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कंटिन्यूसली करते रहे। तो अपेंडिक्स 1 इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्मोग्राम ऑफ एस्टिमेटिंग बॉडी वेट इन रिलेशन टू हाइट बॉडी सरफेस एरिया, मतलब कि जैसे कि मतलब नॉर्मोग्राम मतलब किसी चीज़ को अगर हमको एस्टिमेट करना है, फॉर एग्जांपल हमको अगर किसी की बॉडी वेट मेज़र करनी है, जैसे कि उस पर्टिकुलर पर्सन्स का जो बॉडी वेट है वो वैरी हो रहा है, मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसका बॉडी वेट 35, 36, 35, 36, 35, 36, 37 ऐसा था, तो इतनी वैल्यू में से उसका मीन निकालना, तो जो मीन आएगा उसको फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो जो मीन निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे नॉर्मोग्राम फॉर एस्टिमेटिंग बॉडी वेट। अगर किसी पर्सन का बॉडी वेट लेना है हमको तो उसका मीन, या फिर किसी की हाइट मेज़र करनी है तो उसका मीन, या फिर बॉडी सरफेस एरिया तो उसका मीन। फिर उसके बाद में नॉर्मोग्राम ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ वेरियस एज ग्रुप, मतलब नॉर्मोग्राम मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर डिसीज़ है, उसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर उसकी जैसे कि जो एज है, अगर उसकी एज 1 to 10 ईयर है तो जो उसका ब्लड प्रेशर है वो कितना है, तो उसका मीन ट्रीटमेंट देने के बाद में। फिर अगर जो पेशेंट है वो 20 से 25 साल का है या 15 से 20 साल का है तो उसका बॉडी वेट उसका ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट देने के बाद में कितना वेरिएशन हुआ है, फिर उसका मीन। फिर उसके बाद में अबव 60 एज के जितने भी पर्सनस हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट देने के बाद में उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना कम ज़्यादा हुआ है, फिर उसका मीन। तो इस तरह के मीन निकाल के पोस्टोलॉजिकल टेबल, लिस्ट ऑफ सेंट्रल सर्विस सप्लाई, पॉइजन्स एंड देयर एंटीडोट जो भी है तो उनके हमारे पास में कितने हैं, फिर हम उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज़ होते हैं तो उसका मीन निकालना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। सो द फार्मूलरी इज़ फॉर्म बाय अ मेडिकल स्टाफ अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ पीटीसी, मतलब जो फार्मूलरी है वो मेडिकल स्टाफ की बेसिस पर फॉर्म होता है जिसको रिकमेंड करती है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। द मेडिकल स्टाफ शुड फॉलो द पॉलिसीज एंड अडॉप्ट द प्रोसीजर डेवलप्ड बाय पीटीसी, मतलब जो मेडिकल स्टाफ है ये उनका रोल है कि वो पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स पीटीसी ने बनाए हैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फॉलो करने के लिए, तो वो उसको सिंसियरली मैनर में फॉलो करें। टू सर्व द गाइडिंग प्रिंसिपल एज समराइज बिलो, ताकि जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो मतलब गाइड कर सके हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसीजर के लिए। सो इट गाइड एन एप्रिशियल सिलेक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्रग, मतलब कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमको ये गाइड करेगी हमको उस ड्रग को यूज़ करने में, उस ड्रग को सिलेक्ट करने में, उस ड्रग को प्रोक्यूर करने में, उसका स्टोरेज मेंटेन करने के रखने के लिए। उसके बाद में पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर गाइड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेफ रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब हमको ऐसा करने से पीटीसी की कमेटी को या रिकमेंडेशन को फॉलो करने से हमको पॉलिसीज़ मिलेंगी, प्रोसीजर्स मिलेंगी कि हम उसको ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, फिर अब उसको कैसे सेफ और रैशनल वे में हमको उस ड्रग को दे सकते हैं। इट इज़ अ रेडी रेफरेंस हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक एंटीडोट, कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन इन इमरजेंसी सिचुएशंस, मतलब ऐसी एक रेफरेंस रेडी रखना है हमको कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस में हमको किस तरह के ड्रग यूज़ करने हैं, तो उस सिचुएशन के लिए रेडीमेड एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल हो, एक एंटीडोट के लिए या फिर इमरजेंसी यूज़ लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनके लिए। और फिर नेक्स्ट वन टू एक्ट एज अ स्पेशलाइज्ड गाइड टू फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफिंग, डॉक्टर्स टू, मतलब
ये जो कमेटी का मेन रोल है वो ये है कि वो गाइड कर सके डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, और जो डॉक्टर्स है हॉस्पिटल के उनको कि किस तरह से सेफ यूज़ करना है मेडिसिन का। सो द नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स क्राइटेरिया फॉर एडिक्शन और डिलीशन ऑफ न्यू ड्रग्स इन द फॉर्मूलरी, मतलब किस तरह के फैक्टर्स होने चाहिए कि हम, या फिर किस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए कि उस हम ड्रग को ऐड करें या फिर हम किसी भी चीज़ को डिलीट करें फॉर्मूलरी में से। तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू पीटीसी टू फ्रेम द गॉजेस फॉर सिलेक्टिंग क्राइटेरिया फॉर द एडिशन और डिलीशन ऑफ द ड्रग्स और फॉर्मुलेशंस। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर पीटीसी का कि वो किसी भी ड्रग को एलिमिनेट करे या फिर किसी भी ड्रग को यूज़ करे। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज़ नॉट सो हाईली क्वालिफाइड to evaluate the clinical or therapeutic efficacy of the drugs, but following factors are being considered while doing the activity। ये जो है ये पीटीसी के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स है वो ज़्यादा क्वालिफाई नहीं होते कि वो मेडिकल जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसको कंडक्ट कर सके या फिर अपने जजमेंट दे सके उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए कि हमको कौन सी ड्रग को यूज़ करना है, कौन सी ड्रग को यूज़ नहीं करना है। सो ये नेसेसरी है कि फॉलोइंग जो फैक्टर्स है वो हमको कंसिडर करें हम जब भी हम हमारा ड्रग सिलेक्शन करें। सो द एडिशन ऑफ न्यू ड्रग इन द फॉर्मूलरी इज़ प्योरली डिपेंड ऑन द वेदर द ड्रग इज़ फाउंड क्लिनिकली authentic by either local general practitioner or a specialist staff member, and approval of a drug by specialist staff or valuable incorporate the drug in it। मतलब ये ज़रूरी है कि जो हम ड्रग अप्रूव करने वाले हैं या फिर ऐड करने वाले हैं हमारी फॉर्मूलरी के अंदर, तो वो एक अप्रूव हो, वो ड्रग का एक अप्रूवल हो, उसका क्लिनिकल ऑथेंटिक हो, वो उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो ऑथेंटिकेशन हो कि ये ड्रग सच में उसने इस तरह की एक्टिविटी बताई है, उसके लेस साइड इफ़ेक्टिव है। तो उस तरह की पर्टिकुलर वहाँ पर एक ऑथेंटिक वे में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए और उसका अप्रूवल होना चाहिए, लाइक एफडीआई से या फिर डीसीजीआई से उसका अप्रूवल होना चाहिए ताकि हम उसको हमारी फार्मूलरी में यूज़ कर सके। द ड्रग मस्ट बी रिकॉग्नाइज बाय ऑफिशियल्स बुक और देयर सप्लीमेंट्स। मतलब जो ड्रग है वो जैसे कि मतलब इंडियन फार्माकोपिया है या ब्रिटिश फार्माकोपिया है या यूएसपी है या फिर उनके सप्लीमेंट्स है, तो वो ऐसे ऑफिशियल्स बुक से उसका ताल्लुक या फिर कनेक्शन होना चाहिए। द सीक्रेट फार्मूलेशन में नॉट बी एडेड इन द फार्मूलरी। अगर कोई सीक्रेट फार्मूलेशन है जो कंपनी रिवील नहीं करती तो इस तरह की फार्मूलेशन को हमको हमारी फार्मूलरी में यूज़ नहीं करना चाहिए। इस तरह की फार्मूलेशन को हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमको एडवर्स इफेक्ट देखने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हमको ड्रग पता ही नहीं कि उसका फार्मूलेशन क्या है, उसमें किस तरह का ड्रग यूज़ किया गया है। सो नेक्स्ट वन इज़ the secret formulation not be added, then the drug produced by the manufacturer must comply with the recommended standard it found inferior, such drug may be deleted। मतलब कि जो ड्रग है जो हम मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं उसका जो है वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बताया है वो उसी स्टैंडर्ड में हमको मिलना चाहिए। अगर वो हमको उस स्टैंडर्ड में नहीं मिलता तो उस ड्रग को हमको डिलीट करना है फिर हमारी फार्मूलरी की लिस्ट से। Next, the general policy regarding multiple composition of drug not to be incorporated in the hospital formulary is adopted by majority of hospital। मतलब कि एक ऐसी थेरेपी जिसमें हमको मल्टीपल कंपोजिशन ऑफ ड्रग देना है, मतलब एक से ज़्यादा ड्रग्स के कंपोजिशंस में हमको उस तरह की डिसीज़ में वो ड्रग देना है, तो इस तरह की जो कंपोजिशन है वो हमको यूजुअली इस फॉर्मूलरी लिस्ट में लेनी नहीं है। लेकिन अगर हम उस कंपोजिशन को ले रहे हैं तो हमको उसमें वहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ इस तरह की कंपोजिशन से हमको पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है या फिर ये कंपोजिशन इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो ट्रीटमेंट हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की हमारे पास में वहाँ पर ओपिनियन आते हैं तो उस बेसिस पर हम उस ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर वी फिनिश और chapter that is pharmacy and therapeutic committee and hospital formulary system. In the next chapter that we will see the drug information services and drug information bulletin. Thank you so much.